वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हम एंटर कर रहे हैं केमिस्ट्री में क्लास 10th की। और चैप्टर मैंने जो लिया है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड कंपाउंड्स। वैसे चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बट अब इसमें इतना मजा नहीं है क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ द पोर्शन CBSE ने डिलीटेड सिलेबस में कर दिया है और केवल 3 टॉपिक तुम्हारे पास बचे हैं। वहां जो टॉपिक अब बचे हैं वो एक तरीके से केमिस्ट्री का बेस है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको तुम्हें ढंग से समझा दिया जाए जिससे आगे तुम्हें 11th-12th की केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम ना हो। और यहां हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड, अगर तुम अपने चारों तरफ के सिस्टम को फॉलो करो और अपने चारों तरफ नजर घुमाओ तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारे चारों तरफ चीजें हैं, अगर हम उनको कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज करें, जैसे थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स, हमें अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेटल्स की बनी हुई है, उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक अलग कैटेगरी में। या फिर अगर हम करें ऐसी चीजें, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास और क्ले, ऐसी चीजों को हम ढूंढें अपने चारों तरफ तो बहुत सारी चीजें हमें मिल जाएंगी जो ग्लास या क्ले की बनी हुई है, उनको हमने एक अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। और इसके अलावा जो अब बचेगा रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि थिंग्स मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो इससे तुम कार्बन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारे चारों तरफ जितनी चीजें हैं जो तुम डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, खाने के आइटम, पहनने के आइटम, फूड आइटम, क्लोथ, मेडिसिन, बुक्स, एवरीथिंग मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है और साथ में इसके अंदर कुछ यूनिकनेस भी है जो बाकी चीजों के अंदर नहीं है। तो इसीलिए इसकी जो कंपाउंड्स की रेंज है वो इतनी ज्यादा है कि काउंटिंग करते करते परेशान हो जाओगे, पर तुम्हें दिखेगा कि चारों तरफ कार्बन ही कार्बन है। अब चाहे ये हम अगर बेस से स्टार्ट करें तो अर्थ के अंदर तो बहुत कम पाया जाता है, मिनरल्स की फॉर्म में 0.02%, बहुत कम है। इसमें वो कार्बोनेट्स या अदर मिनरल्स की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। इसके अलावा एटमॉस्फेयर की बात करें तो 0.03% लगभग है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में वहां पे भी। तो कुल मिला के जो टोटल अगर ओवरऑल इसको और एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करें तो काफी कम पाया जाता है, लेकिन है सबके अंदर। हमारे अंदर भी कार्बन है, पेड़ों के अंदर भी कार्बन है, हर चीज के अंदर कार्बन है। और कार्बन का मतलब वो नहीं, वो काला काला से जो होता है वही कार्बन होता है, वो तो है ही कार्बन, वो तो प्योर कार्बन है, 100% कार्बन। कोल एंड पेट्रोलियम में कार्बन, सब चीजों में कार्बन, यानी कुल मिला के हमारे चारों तरफ कार्बन ही कार्बन। अब इस कार्बन के बारे में हमें यहाँ जो पढ़ना है वो इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, तभी ये इतने ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है। और उसके लिए हमें क्लास 9th में पहुंचना पड़ेगा। और यहां मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूं कार्बन के बारे में कि जो 9th में तुमने पढ़ा होगा, सिंबल इसका C होता है, इसका एटॉमिक नंबर, ये नीचे हम लिख के दिखाते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और ऊपर हम ये लिख के दिखाते हैं टॉप पे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास का मतलब अगर देखा जाए तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी, यानी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यानी कि जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कुल मिला के अब हम इसको अगर ध्यान से देखें तो हमारे प्रोटॉन भी इसमें और इलेक्ट्रॉन भी 6 बैठते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों 6 हैं। अब क्योंकि मास इसका 12 है और मास का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी P प्लस N की वैल्यू 12 है और P की वैल्यू 6 अगर यहाँ लगाते हो तो N की वैल्यू भी 6 आएगी, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी 6 है। तो ये एक कुल मिला के हमारे पास जो इसका एनालिसिस है उसके अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन्स भी 6 है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर तुम लोगों को ध्यान होगा क्योंकि जो स्ट्रक्चर तो वैसे स्टार्टिंग में हमारे पास 2 थॉमसन का एक अलग हुआ करता था, रदरफोर्ड का एक अलग था, और लास्ट में जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें दिया था बोर ने। हम बोर्स का मॉडल अगर देखते हैं तो बोर्स के मॉडल से ही सारी कहानी हमारी समझ में आएगी
वैसे 11th क्लास में जाके और थोड़ा सा इसे इम्प्रूव करेंगे हम, बट अभी फिलहाल हम बोर के मॉडल पे अगर कंसंट्रेट हो जाए तो बोर ने बताया था कि एटम गोल होता है। तो अगर हम इसको गोल सा बना लें एक, और गोल बना के उसके सेंटर में, पहले तो हम सेंटर बनाते हैं, छोटा सा होता है वैसे न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निवास करते हैं। तो कुल मिला के इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही, क्योंकि अभी मैंने बताया न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो मैं न्यूट्रॉन्स को ऐसे डॉट से दिखा देता हूं। तो 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, 6 प्रोटॉन होते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके चारों तरफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो एनर्जी लेवल होता है वो K होता है, और इस K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की होती है। इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इस K शेल में रहते हैं। और इसके बाद K के बाद आता है L, ABCD तो पढ़ी होगी, K के बाद L, और L की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। बट अभी मैं बता रहा हूं कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका मतलब 2 तो इसके K में आ गए, तो बच्चे अभी इसके पास 4। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये जो शेल्स होते हैं K, L, M, N, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्रेक करना। तो K की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की होती है, L की 8, M की 18 और N की 32। फार्मूला तुम्हें याद होगा 2n² का। इसकी n की वैल्यू 1 लगाते हैं तो 2 आता है, इसकी 2 लगाते हैं तो 8 आता है, 3 लगाते हैं तो 18 और 4 लगाते हैं तो 32। अब इसके अंदर क्योंकि कुल 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो इसमें सेट हो गए, 2 कैपेसिटी होती है, बचे 4, तो 4 इसमें आ सकते हैं क्योंकि इसकी वैसे भी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की है। तो एक इसमें L होता है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3 और 1, 4। तो कुल मिला के ये पूरी कार्बन की हमारी एनालिसिस है। अब इस एनालिसिस को अगर हम ध्यान में देखें तो पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा कि जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिव भी होते हैं, नॉन रिएक्टिव भी होते हैं। नोबल गैसेस तुमने सुनी होंगी। रिएक्टिव वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं। अब ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके अंदर केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अभी मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो कोई भी अगर एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होता है, इसका मतलब वो रिएक्टिव है। लेकिन अब ये इनकम्प्लीट कई तरीके से हो सकता है। कल को किसी के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही हो, जैसे हाइड्रोजन का केस है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा जैसे सोडियम की हम बात करते हैं, सोडियम में जो एटॉमिक नंबर है 11 है, 2, 8, 1, तो इसके अंदर 3 शेल होते हैं। सबसे बाहर वाले में इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, और अंदर वालों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस वाले में 2, इसमें 8, तो इसमें 2, और ये अंदर न्यूक्लियस, तो इसमें K वाले में 2, इसमें 8 और इसमें 1। तो फाइनली सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में 1 होता है। क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में, क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर है 17 है, 2, 8, 7, तो इसके इस वाले में तो 2 होते हैं, 1, 2, इसके बाहर वाले में 8 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहीं से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 है या उसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें मान लो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में हाइड्रोजन के पास तो 1 ही है, आउटर मोस्ट K ही है। अब इसमें तो 8 आ ही नहीं सकते, तो इसकी कहानी 2 पे ही कंप्लीट हो जाएगी। यानी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीटली उसकी कैपेसिटी के हिसाब से पूरा होना होता है। अब जैसे किसी के पास खाली K है तो वो 2 पे ही सैचुरेट हो जाएगा, किसी के पास 8 है आउटर मोस्ट सेल L है तो वो 8 पे होगा। तो कुल मिला के जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए वर्ड वैसे हम यूज करते हैं जनरली ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करना, ये हमारे लिए एक वर्ड होता है कि कोई भी एलिमेंट चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट का मतलब 8, उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट सेल में पूरे करने होते हैं अगर उसकी कैपेसिटी है, यानी जिसके पास 2 हैं कम से कम। ये एक वाले को छोड़ दो, जिसके पास खाली K है वो 2 पे ही सैचुरेट हो जाएगा। अदरवाइज जिसके पास L, M, N में से कोई आउटर मोस्ट सेल है
तो बोर्ड ने बताया था कि उसमें 8 होने कंपलसरी है। अब वो 8 के लिए ही सारी कहानी बनती है। अब जैसे सोडियम का अगर हम केस लेते हैं तो इसको यहाँ पे कंप्लीट होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ये कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना और गेन करना या शेयर करना, 3 हमारे पास ऑप्शन है कि या तो कोई ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा शेयर करके, किसी के साथ शेयर कर लेगा, या फिर वो गेन करेगा, या फिर वो लूज करेगा। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बनते। अब इसमें लेकिन तीनों केस में दिक्कत है। शेयर करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, लूज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, गेन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। यहां दिक्कत आती है, यानी कि एनर्जी तीनों चीजों में जरूरत पड़ेगी। अब एनर्जी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए भी इसको एनर्जी चाहिए, तो उतनी एनर्जी इसके पास पॉसिबल नहीं हो पाती आसानी से। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं ले सकता किसी से। तो इसके लिए कंफर्टेबल ये रहता है कि किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और दे के ये वाला शेल इसका खत्म हो जाए। तो अब तुम देखोगे कि इसका आउटरमोस्ट शेल पूरा है। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया। अब इस पे 2 ही शेल बचे, K और L। ऐसे ही इसके पास जैसे क्लोरीन है और इसके पास 7 तो ऑलरेडी थे, तो अब इसके लिए इजी है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो तो बड़ा डिफिकल्ट काम होगा। तो आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता तो इसके 8 पूरे हो गए। तो कुल मिला के ये सारी कहानी ऑक्टेट पे चलती है। अब हम आते हैं अपने कार्बन पे। तो हमारा जो कार्बन है वो बिल्कुल एकदम मिडिल पॉइंट पे आ रहा है। जैसे ये जो 1 2 3 की कहानी बन रही है, किसी का आउटरमोस्ट शेल में 1 है, 2 है, 3 है, तो उनके लिए तो इजी है कि वो 1 लूज कर दे, 2 लूज कर दे या 3 लूज कर दे। लेकिन अगर किसी के पास 5 6 7 है तो उनके लिए भी आसान है कि वो ये गेन कर ले, कि वो 3 वाले से गेन कर ले, जो 3 लूज कर रहा है वो 5 वाला गेन कर ले, 2 वाला 6 वाले के साथ कंबाइन कर ले, क्योंकि 6 वाले को 2 की जरूरत है, तो ये 2 लूज करेगा, 6 वाला गेन कर लेगा। 7 वाले के लिए भी इजी है कि वो 1 वाले के साथ काम कर ले। बट इसके साथ दिक्कत है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 है। अब या तो इसके पास 2 ऑप्शन है कि 4 लूज करेगा, लेकिन अभी मैंने बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है और ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, तो इसलिए वो 4 लूज नहीं कर पाता। अब दूसरा ऑप्शन कि 4 वो गेन कर ले, लेकिन गेन करने में दिक्कत ये होगी कि जो इसका न्यूक्लियस है इसके पास केवल 6 प्रोटॉन है, यानी इसके पास 6 प्लस है, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और ये 6 प्रोटॉन उन 8 को बैलेंस कैसे करेंगे? यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है प्लस माइनस की, वही तो एटम को, इनको इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करती है। यानी न्यूक्लियस से जो उसको प्लस में जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है नेगेटिव को, उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन से जुड़े रहते हैं। और शायद यही रीजन है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाते हैं, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि इनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गया। ये इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं जा पाते, क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का बहुत हाई है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के नजदीक है। तो ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं, इसीलिए यही आसानी से लूज हो जाते हैं या गेन हो जाते हैं। तो फाइनली ये जो आउटरमोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यही हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी, बट यही हमारे लिए एक एडवांटेज बन जाती है। और एडवांटेज ये बन जाती है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना कार्बन के लिए इजी हो जाता है, और वो भी अपने आप से। इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है जो अपने आप से ही जुड़ जाता है और बहुत ही लंबी लंबी चेन्स बनाता है। इसीलिए लाखों करोड़ों कंपाउंड्स नए नए कार्बन के बनते रहते हैं। रोज नई प्लास्टिक इन्वेंट होती है, रोज नया पेपर इन्वेंट होता है, वो सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। और वो वहां हम इसी यूनिकनेस प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं कि कार्बन अपने आप से ही जुड़ता है, तो वो उसके बहुत सारे आइसोमर्स बन जाते हैं, और इसी बेस पे हमारी कार्बन की कंपाउंड की एक लंबी चेन बन जाती है। तो फाइनली कार्बन की वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी अब तुम समझ गए होगे, वैलेंसी का मतलब जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, यानी जो उसकी कंबाइंडिंग कैपेसिटी है। जैसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो वैलेंसी 1 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 है, आउटर मोस्ट शेल में 3 है तो वैलेंसी 3 है, और आउटर मोस्ट शेल में 4 है तो वैलेंसी 4 है। बट अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 है तो वैलेंसी 5 नहीं है, क्योंकि उसकी कंबाइंडिंग कैपेसिटी हमें देखनी है। अब 5 वाले की कंबाइंडिंग कैपेसिटी 5 की नहीं है, 3 की है, यानी कि उसको सैचुरेट होने के लिए 3 की जरूरत है। तो उसको वो जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना है, यानी कि जो अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करना है, उसके लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, या वो गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, शेयर कर सकता है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है।
तो ये 5 आउटरमोस्ट शेल में है, बट ये उसकी वैलेंसी नहीं है, उसकी वैलेंसी 3 है क्योंकि उसे केवल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसी 6 वाले की वैलेंसी 2 है, 7 वाले की वैलेंसी 1 है और 8 वाले की 0 है। इनर्ट गैसेस आती है इसमें, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन एंड एक्सेट्रा। तो कुल मिलाकर उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना है। उस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए उसको अपना आउटरमोस्ट शेल पूरा करना है। उसके लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो अब ये जो कार्बन है ये अक्सर 2 तरीके से काम कर सकते हैं। वैसे बॉन्डिंग हमारी ये कहलाती है बॉन्डिंग, जहां एलिमेंट्स ये कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये बॉन्डिंग कहलाती है। बॉन्डिंग वैसे 2 तरीके की होती है, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं वो इसमें आते हैं जो कार्बन का काम है, यानी शेयर। आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो ट्रांसफर से बनते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था तुम्हें सोडियम की कहानी, तो सोडियम और क्लोरीन, जैसे सोडियम का आउटरमोस्ट शेल में 1 होता है और क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में 7 होते हैं। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दे देता है, अपने ट्रांसफर कर देता है, और देने के बाद इस पे 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये देता है तो प्लस का चार्ज आ जाता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पे माइनस का चार्ज आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो माइनस बढ़ेगा तो माइनस का ओवरऑल चार्ज रहेगा, और इसमें क्योंकि माइनस कम हो जाते हैं तो प्लस डोमिनेट कर जाता है, यानी प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इसमें 10 ही होते हैं और प्रोटॉन 11 होते हैं, इसलिए 11 प्लस और 10 माइनस, तो 1 प्लस का चार्ज इस पे आ जाएगा। इसके अंदर क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन 17 ही रहते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, अभी मैंने बताया था। बट जब आयन बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुल मिला के 1 इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड हो गया, 1 माइनस बढ़ गया, तो इसलिए ओवरऑल इस पे 1 माइनस का चार्ज आया, और मिला के इन्होंने कंपाउंड बनाया NaCl। तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ परमानेंट शिफ्टिंग हुई है। इसके अंदर अब 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 8 8 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये परमानेंट शिफ्टिंग हो गई। तो इसीलिए आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहती है वो बहुत हाई होती है, और साथ ही ये अगर इनको गर्म किया जाए तो ये आयन से ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने का इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कोवैलेंट कंपाउंड से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई होता है, परमानेंट शिफ्टिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई है। तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहते हैं। बट जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं इनके बॉन्ड्स वीक होते हैं और ये आसानी से टूट जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे कार्बन के साथ है तो कार्बन हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है। कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब शेयरिंग से ही बनाएगा ये। अब शेयरिंग जैसे तुमने शुरू से भी देखी होगी, जैसे शुरुआत में मान लो हम हाइड्रोजन से करते हैं, हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, केवल 1 ही होता है, आउटरमोस्ट शेल भी यही होता है, कुल मिला के 1 ही होता है, और एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी ये कंबाइन करता है, तो ये आपस में 1 की शेयर कर लेते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ग्रुप जो बना पेयर, वो इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी। बीच में एक ऐसे निशान लगा के दिखा देते हैं, एक डैश डंडा टाइप का, और ये H2 बन जाता है, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल। ऐसे ही कार्बन के साथ भी होता है। कार्बन के साथ लेकिन एक दिक्कत ये होती है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के पास अब 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको शेयर करने के 8 बनाने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। अब वो 4 इसको वैसे अपने से भी कंबाइंड हो सकता है, बट यहाँ पे हम मान लो 4 हाइड्रोजन यूज करें, जैसे एक हाइड्रोजन के पास हमें पता है 1 होता है, और उसको आउटरमोस्ट शेल में 2 चाहिए, तो वो आसानी से 4 हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन के हो गए, ये 2 हाइड्रोजन के हो गए, ये 2 हाइड्रोजन के हो गए, और ये भी। तो हाइड्रोजन तो सैचुरेट हो गया, और ये दोनों चारों पेयर जितने भी बने, अब ये कार्बन इन सब के साथ अपना शेयर करेगा। तो कार्बन के हिस्से में भी देखो 2 4 6 8 हो गए, तो ये कुल मिला के CH4 बन गया मीथेन। CH4 ये मीथेन है, मीथेन। और मीथेन जो है वो हमारा पहला कार्बन कंपाउंड हुआ। तो कुल मिला के जो कार्बन की टेंडेंसी है कि वो अपने आप से जुड़ता है, यानी 2 कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कार्बन का ये आउटरमोस्ट शेल में अगर मैं लूं 4,
तो ये 4 पे अब इसको जरूरत है मान लो 8 करने की, तो एक दूसरा कार्बन अगर हमने ले लिया तो ये 2 और 2 4, तो अब ये 2 4 6। अब यहाँ पे 2 अगर हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं तो ये वाले 2 और उसके ऐड हो गए। ऐसे हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो 2 यहाँ पे इसके ऐड हो गए। तो फाइनली अब ये हाइड्रोजन का तो काम कंप्लीट हो गया, ये हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब कार्बन की अगर तुम बात करोगे तो इस कार्बन के पास 2 4 और 4, यानी कि ये पूरा ग्रुप कार्बन का हो गया। इसके पास देखो 2 4 6 8, और इधर इस कार्बन की बात करो तो देखो इसके पास भी 2 4 2 4 और 4 8। तो अब इन दोनों के क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्होंने शेयर करी है, ग्रुप बनाया है, तो 2 बॉन्ड तो यहाँ पे आएंगे डबल बॉन्ड, और यहां पे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है इस तरीके से। तो ये अपने आप से भी जुड़ गया और ये एक नया कंपाउंड बन गया C2, 2 कार्बन और H4, C2H4। और इस तरीके से फिर होमोलोगस सीरीज भी बनती है, और इसमें बहुत सारे होते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ता है कार्बन, सिंगल बॉन्ड से भी, डबल बॉन्ड से भी, ट्रिपल बॉन्ड से भी। तो इस तरह से बहुत सारी चेन बनाते हैं, लेकिन वो सब चीजें वैसे अब खत्म हो चुकी है। बट मैं तुम्हें शायद सोचता हूँ होमोलोगस सीरीज की एक वीडियो बनाकर दूंगा। तो फिलहाल अब तुम्हारी समझ में हमारा मेन फोकस है कोवैलेंट कंपाउंड। तो इसी टाइप की जो बॉन्डिंग होती है इसी को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी होते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी होते हैं, और ट्रिपल भी होते हैं, यानी 3 अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड भी होते हैं। तो फाइनली अब मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में ये बॉन्डिंग आई होगी और इसका तुम यूज कर सकते हो। थैंक यू।